हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिलिका प्रधान ऊर्जा है, क्या है? पहला ऑप्शन है टेरोपॉड, ग्लोबिजिरेना, लाल मृत्तिका, फिर रेडियो जिलेना। ये चार ऑप्शंस हैं। इन चारों में से सही ऑप्शन निम्न में से सिलिका प्रधान पूछा है, तो सिलिका प्रधान पर ध्यान रखना है। रेडियो जो होता है, लेरिना जो होता है, ये होता है सिलिका प्रधान। यहाँ पर सही ऑप्शन 4 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है चूना प्रधान पंख है। चूना प्रधान पंख कौन है? ग्लोबजेरिना है, डाइटम है, रेडियो लेरिना है कि स्पंज है? दोस्तों, आपको बताते चले, ये सभी चीज़ क्या होते हैं कि समुद्र की जो तलीय क्षेत्र होता है ना, मैदानी भाग का या तलहटी भाग का, वहाँ पर छोटे छोटे जो पंख होते हैं ना, जीव जो होते हैं, उनके ये जीवाश्म होते हैं, या हम यूँ कहें कि जो भी तत्वों की कुछ मात्राएं वहाँ पाई जाती हैं, एक लेयर्स बनती है, उनमें से ये अलग अलग पंख होते हैं, उनसे ही। तो यहाँ पर चूना प्रधान पंख की बात कर रहा है, तो चूना प्रधान पंख होता है ग्लोबजेरिना, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। इसके बाद अब सेकंड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, उल का घूल किस प्रकार का निक्षेप है? उल का घूल कार्बनिक है, अकार्बनिक है, चूना प्रधान है या स्थलजात है? तो देखिए, आपको बताते चले, ऊर्जा उल का जो घूल है ना, वो है अकार्बनिक एक निक्षेप होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लें और नोट डाउन कर लें कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत किसने दिया था? अवतलन सिद्धांत जो दिया था, वो दिया था डार्विन ने। यानी यहाँ पर जो चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, डार्विन। डार्विन ने अवतलन सिद्धांत दिया था प्रवाल भित्तियों से संबंधित। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्थिर स्थल सिद्धांत किससे ने प्रस्तुत किया? तो स्थिर स्थल सिद्धांत जो है वो जॉन मरे का था, यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न हिमानी नियंत्रण परिकल्पना किसकी है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन कर ले। हिमानी नियंत्रण परिकल्पना जो है वो डेली की है। किसकी है? डेली की है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं, हम उनको एक एक करके देखेंगे। प्रैक्टिस भी साथ साथ आप करते रहिए, क्योंकि पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, पीजीटी और टीजीटी या नेट के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के आपके पूरी चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है विश्व की प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ, जैसे कि आपको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो कई बार क्वेश्चंस को घुमा के देता है, जैसे यहाँ पर अभी घुमा के दिया है ऑप्शंस को। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी सागर में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सागर में, जापान सागर में या एंटीलीज सागर में। देखिए, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल इर्द गिर्द के ही एरियाज हैं। अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो आप ये गलत कर देंगे। ठीक है। बेसिकली जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा है वो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी सागर में। देखिए, हम आपको बता दें, ये है ऑस्ट्रेलिया का भाग, कुछ यूं तरह से, और ग्रेट बैरियर रीफ इसके पूर्वी किनारे पर ऐसे है। ठीक है। ये एक प्रवाल भित्ति है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, और इसी को हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो याद रखें इस चीज़ को। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी सागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ।
और ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के किधर से, तो पूरब में है, ये जानते रहिए बस आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। विषुवत रेखा पर सागर जल का औसत तापमान पाया जाता है। तो विषुवत रेखा पर जो सागर जल का तापमान पाया जाता है वो कितने सेंटीग्रेड होता है? 20 सेंटीग्रेड होता है, या 27 सेंटीग्रेड होता है, 32 सेंटीग्रेड होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है वो विषुवत रेखा पर सागर जल का तापमान माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। महासागरों में औसत लवणता कितनी है? देखिए ये भी क्वेश्चंस कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, चाहे आपका पीजीटी हो, नेट हो या टेट हो, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चंस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी हम कहें अगर इसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। यहाँ पर जो औसत लवणता होती है सागरों की वो 35 होती है। कितनी है? महासागरों की जो कुल औसत लवणता है ना वो 35% है। देखिए ये यहाँ पर परसेंट ना देके ये पर मिल में होता है, तो यहाँ पर एक एक जीरो और लगेगा, क्योंकि क्या होता है 1 लीटर जल में हमें ऐसा माना जाता है कि कितनी लवणता होती है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, तो वहाँ से इस तरह से हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की। सबसे अधिक लवणता किस सागर में स्थित है? यह भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक लवणता इन 4 ऑप्शनों के आधार पर अगर हम बात करें तो लाल सागर, पीला सागर, मृत सागर या अरब सागर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डेट मृत सागर। ठीक है, मृत सागर की लवणता काफ़ी ज़्यादा है। वैसे विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता जो होती है वो वान झील में पाई जाती है। किस में? वान झील में पाई जाती है विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता। लेकिन यहाँ वान झील नहीं दिया है, इसलिए हमें मृत सागर लगाना पड़ेगा ऑप्शंस में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्वेश्चन कह रहा है नगरीय विकास के कुछ सिद्धांत व उनके प्रतिपादकों का नाम दिया गया है। यहाँ आपको क्या देखना है? गलत जोड़ा बताना है कि गलत जोड़ा कौन सा है। तो गलत जोड़े की बात करेंगे। देखिए सकेंद्रीय जो वलय सिद्धांत है वर्गेस का है, बिल्कुल सही है। खंड सिद्धांत जो है होमर हायट का है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। बहुनाभिकीय सिद्धांत जो है सीडी हैरिस का है। तो इस तरह से हमारे 3 ऑप्शन सही हो गए। तो जो गलत ऑप्शन हमें पता चला वो संयुक्त वृद्धि सिद्धांत है, ये है बेरी का नहीं है, ये किसी और का है। तो इसलिए गलत ऑप्शन हमारा जो गलत जोड़ा है वो है 3rd नंबर ऑप्शन। इसके बाद अब क्वेश्चन 12 की बात करेंगे। भारत में विकास खंड स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो ये जो प्रारंभ किया गया था 1971 में या 1976 में या 1980 में या 1981 में। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रारंभ किया गया था विकास खंड स्तर पर जो समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम शुरुआत हुई वो 1981 में हुई। कितना? 1981 में। 1971, 1976, 1980, 1981 हमारे ऑप्शंस में है। तो सही ऑप्शन जो है 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में किस राज्य में नगरीकृत क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और हम आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें करंट से रिलेट करके क्वेश्चंस कई बार हमें आते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नगरीकृत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मिजोरम में है या गोवा में है, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा मिजोरम होगा। देखिए एक पार्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा है तो मिजोरम में सर्वाधिक जो है एरिया देखने को हमें मिलता है। इसके बाद वैसे हम आपको इस बात की सलाह देंगे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे पहले एक बार जो डाटाज हैं डाटा को एक बार न्यू से चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये तो उसे देखकर ही जाएं। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14।
यानी 14। भारत के किस नियोजित नगर का शिलान्यास 1953 ईस्वी में भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने किया था? तो ये जो किया था देखिए 1953 में किसने शिलान्यास किया, कहाँ? ठीक है, भारत के किस नियोजित नगर का शिलान्यास 1953 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने किया था? तो जो शिलान्यास किया गया था वो 1953 में चंडीगढ़ का किया गया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंडीगढ़ का जो स्ट्रक्चर बनाया था वो किसने बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? देखिए ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो जनसंख्या अधिक है वो है लगभग 35, और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ गई है, लगभग 40 या 45 के आसपास हो गई है। तो आप करंट डाटा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन द्वारा विभाजित द्वितीय श्रेणी का प्रदेश पश्चिमी हिमालय किस बृहद प्रदेश का है? तो पश्चिमी हिमालय किस बृहद प्रदेश का है? ये है उत्तरी, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 सागरीय जल का घनत्व बढ़ता जाता है कहाँ? गहराई बढ़ने एवं लवणता घटने पर, या गहराई घटने एवं लवणता बढ़ने पर, या गहराई एवं लवणता दोनों कम होने पर, या गहराई एवं लवणता दोनों बढ़ने पर। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा 4। गहराई एवं लवणता दोनों के बढ़ने पर क्या होगा? उसके घनत्व में वृद्धि देखी जाएगी, यानी सागरीय जल के घनत्व में वृद्धि देखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है घास एवं दलदली भूमियों का पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का होता है? अप्रौढ़ होता है या प्रौढ़ होता है, निष्क्रिय होता है या मिश्रित होता है? तो घास एवं दलदली भूमि के जो क्षेत्रों का पारिस्थितिक तंत्र होता है वो अप्रौढ़ होता है। ठीक है, क्या होता है? अप्रौढ़ होता है, यानी ऑप्शन एक हमारा यहाँ करेक्ट है। इसके बाद आप क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जनमंडल जहाँ मिलते हैं वो क्या कहलाता है? ये इन्वायरमेंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जैवमंडल। क्यों? क्योंकि देखिए हम आपको बताएं, एक फिगर्स के माध्यम से हम आपको समझाएं कि ये एरिया है, ठीक है, इस तरह से ये भाग जो हमारा है, ये भाग हमने मान लिया जलमंडल, और इस भाग को हमने मान लिया स्थल मंडल, इस भाग को हमने मान लिया वायुमंडल। अब इसकी तीनों का जो मिलन एरिया है उसी भाग को हम कहते हैं जैवमंडल। जैसे ये एरिया आप देख रहे होंगे, तो इस एरिया पर तीनों चीज़ों का समावेश हो रहा है, तो इसी को हम कहेंगे जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल जल में भी पाया जाता है, वायु में भी, और स्थल तक भी जैवमंडल पाया जाता है। इसलिए तीनों के संक्रमण जो क्षेत्र हैं वहाँ उस एरिया को हम वायु जैवमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र वनों के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो कौन सा तथ्य गलत है ये बताया गया है। ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर लगभग 10 डिग्री से अक्षांशों तक पाए जाते हैं। ठीक है, वनों की सघनता के कारण इनमें प्रवेश मुश्किल होता है। इनमें मिश्रित वृक्ष पाए जाते हैं, या इनमें पतझड़ वन भी कहा जाता है। इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा, विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र वनों की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कौन सा तथ्य गलत है। देखिए इस बात को ध्यान रखिए आप कि गलत और सही क्या पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पूछ रहा गलत है। तो इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है? जी नहीं,
ये सभी आते हैं सदाबहार वन के अंतर्गत। और सदाबहार वनों का ये मानना होता है, सदाबहार वन जो होते हैं वो उसमें पतझड़ नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन हमारा हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 4, बाकी सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सूर्य से निसृत ताप कहलाता है सौर विकिरण, सौर तरंग या सौर प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सौर से जो ऊर्जा निकलती है ना और पृथ्वी तक पहुंचती है उसी को हम कहते हैं सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, सौर विकिरण कहते हैं, याद रखें इस चीज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडलीय तापमान दर्शाया जाता है। तो वायुमंडलीय तापमान किससे दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है समताप रेखाओं द्वारा। किसके द्वारा? समताप रेखाओं द्वारा ये दर्शाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण सूर्य ताप क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अस्थिर रहता है या समान रहता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा घटता होगा। क्यों घटता है एक बार इस चीज को समझते हैं। जैसे देखिए ये है मान लीजिए सूर्य और यहाँ है पृथ्वी। ठीक है, तो तिरछापन के कारण सूर्य का प्रकाश, क्योंकि दूरी में क्या पाया जाता है? डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, दूरी में क्या पाया जाता है? डिफरेंस पाया जाता है। इसकी वजह से जैसे यहाँ ये है सन, अभी हमने माना ये है अर्थ। ठीक है, और यहाँ की दूरी यहाँ की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो जहाँ दूरी कम होगी वहाँ पर सूर्य का प्रकाश जल्दी पहुँचेगा और ज़्यादा पहुँचेगा, जबकि यहाँ पर दूरी अधिक होती है और एरिया भी अधिक होता है। तो इसके कारण प्रकाश ध्रुवों पर कम होता है और जो है भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ऊंचाई बढ़ने पर सामान्यतः ताप घटने की दर 165 मीटर है। ठीक है, कितनी होती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। ठीक है, याद रखें। तो इस तरह से कभी कभी पूछा जाता है 1 किलोमीटर में, तो इसे 1.5 यानी 6.5 जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर घट जाता है। वहीं बात करें ज़मीन के अंदर जाने पर, तो हम ज़मीन के नीचे जब जाते हैं तो 32 किलोमीटर जब हम जाते हैं 32 मीटर जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ऊपर हम जाते हैं 165 तो घट जाता है, जब हम नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री 32 मीटर जब हम जाते हैं तो बढ़ जाता है। सामान्यतः ऐसा पूरे लेयर्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि पृथ्वी को स्वेस महोदय ने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, क्रस्ट, सीमा, सियाल, नीफे में बांटा था, क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं तो उनमें टेम्परेचर्स अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ऊंचाई 24, ऊंचाई बढ़ने पर सामान्यतः तापमान घटने की दर 165 मीटर है। अभी हमने कहा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 25, सामान्यतः ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता जाता है, किंतु कभी कभी ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता जाता है, इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्स में, और इसी को कहते हैं ताप व्युत्क्रम। ठीक है, ताप व्युत्क्रम कहते हैं, यानी तापमान का बढ़ना, क्या? तापमान की विपरीत होना। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पर सामान्यतः जाने पर तापमान घटता है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी कभी देखी जाती है कि तापमान जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हमें तापमान में वृद्धि दिखाई देती है। ठीक है, आज हमने डिस्कस किए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।